दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो चाहे अकाली दल के अध्यक्ष और प्रधान सुखबीर बादल हो, सभी सिद्धू पर निशाना साध है। तो वहीं सिद्धू ने भी अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है। सिद्धू के समर्थन में तमाम जो कैबिनेट मंत्री है लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे वो रजिया सुल्तान हो या तमाम नेता हो, लेकिन अब भी फैसला होना बाकी है। बताया यही जा रहा है कि हाईकमान सिद्धू को मनाएगी नहीं और नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है, लेकिन सिद्धू पार्टी का एक बड़ा चेहरा है और चुनाव से पहले पंजाब में ये सियासी घमासान कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज है। सिद्धू के पक्ष में तमाम नेता और कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं पार्टी हाईकमान के सामने फिर से चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर विपक्षी नेता, वो लगातार सिद्धू पर निशाना साध रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सिद्धू पंजाब के लिए फिट नहीं है। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बाद आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सोनिया गांधी के नाम एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पद देने से पहले व्यक्ति की वफादारी तथा काबिलियत को अवश्य परखें, क्योंकि गलत आदमी को चुनने से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि विशेषकर जो नेता दूसरे दलों से आते हैं उन पर विशेष तरीके से गौर किया जाए। भारत में जिंदा पकड़े गए आतंकी ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दरअसल आतंकी अली बाबर ने बताया कि पाकिस्तान से वो भारत हथियार सप्लाई करने आया था। साथ ही आतंकी ने बताया कि उसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उठाता है और भारत को पाकिस्तान का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने जिस आतंकवादी को भेजा था, उसे सुरक्षा बलों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उरी से जिंदा पकड़ लिया है। जिंदा पकड़े गए आतंकी अली बाबर ने अब बड़ा कबूलनामा भी किया है, जिसने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। दरअसल पूछताछ में अली बाबर ने कबूला है कि वो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने भारत आया था। इतना ही नहीं, अली बाबर ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए साफ कहा कि उसे भारत आने के लिए आईएसआई ने रुपयों का लालच दिया और पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी थी। अली बाबर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद ओकारा का निवासी है। इसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। जानकारी के मुताबिक उसे पाकिस्तान के गढ़ी हबीबुल्लाह में आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और काउंसलिंग बार को नोटिस जारी किया है, जिसके तहत कोर्ट में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम का प्रबंध होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुई, वो काफी चिंता का विषय है। आपको बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और काउंसलिंग बार पर इसलिए नोटिस जारी किया है ताकि इस बारे में वो जवाब दे पाए। उसके बाद से आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई 11 अक्टूबर को तय की गई है। तो कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है, जिसके तहत कोर्ट में सुरक्षा के बेहतर प्रबंधन किए जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुई, वो चिंता का विषय है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आपको ये भी बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को तय की गई है। बागंबरी मठ के उत्तराधिकारी को लेकर कयासों का बाजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि इस
उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी को ही घोषित किया गया है, जिसका पट्टाभिषेक 5 अक्टूबर को होना है। ये बैठक पंच परमेश्वर की बैठक में ये तय किया गया है। हालांकि ये पूरे मामले पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अब इसके उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी को ही देखा जा रहा है। ऐसे में कयासों का बाजार तो खत्म हुआ, वहीं उत्तराधिकारी की चर्चा जो बलबीर गिरी की थी है उस पर भी पुष्टि लग गई है। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर अभी कम नहीं हुआ है और वहीं नए चक्रवाती तूफान शाहीन ने महाराष्ट्र गुजरात के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान शाहीन अरब सागर में उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात के समुद्री इलाकों में अपना असर दिखाएगा। चक्रवाती तूफान शाहीन को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा नहीं है और एक नए तूफान शाहीन ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान शाहीन अरब सागर में उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात के समुद्री किनारे वाले इलाकों में असर दिखाएगा और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात पश्चिम बंगाल के और करीब पहुंच गया है। इसकी वजह से राजधानी कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, पूर्व पश्चिम वर्धमान और वीरभूम जिले में बुधवार सुबह तेज हुई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आए कोरोना की चपेट में। दरअसल कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री बीमार चल रहे थे और 2 दिन पहले वो यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे और जब उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लगातार जो है उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, जिसके बाद यमुनानगर से उन्हें मोहाली फोर्टिस के अंदर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहाँ पर उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया और यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जहां उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना तो वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और अब उन्हें बुखार भी नहीं है और उनका कहना था कि जल्द ही शिक्षा मंत्री स्वस्थ होकर अपने घर पहुँच जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के गांव दांदड़ू में दया कृष्ण के लिए प्रदेश सरकार एक मसीहा बनकर सामने आई है। दया शंकर किडनी रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। जब इस बात का पता बड़सर के पूर्व विधायक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा को पता चला तो उन्होंने उनके घर का दौरा किया और बीमार व्यक्ति का कुशल क्षेम जाना। इस दौरान बड़सर के पूर्व विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार से उनकी हर संभव सहायता करवाएंगे। इसी के चलते अब प्रदेश की जयराम सरकार ने दया कृष्ण के इलाज के लिए 4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। बलदेव शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है, जिसको लेकर दया शंकर के परिजनों ने आभार व्यक्त किया है। रेवाड़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल बावल थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। तो वहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो वारदात को अंजाम देने में जरा भी नहीं चूकते। लिफ्ट देने के बहाने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ऐसे में यही कहा जा सकता है कि महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं तो प्रशासन का दावा कैसे सफल होगा। फरीदाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यदि सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक स्वास्थ्य विभाग 100 से अधिक मरीजों की पुष्टि कर चुका है। वहीं यदि छोटे नर्सिंग होम्स और प्राइवेट अस्पतालों के आंकड़े की यदि बात की जाए तो वहां पर कतारें लगी हुई है डेंगू के मरीजों की, यानी ये आंकड़ा 100 से कहीं अधिक है। और मामले की गंभीरता को समझते हुए अब फरीदाबाद का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जोन वाइज जहां टीमें गठित की गई हैं,
जो लोगों को जगह जगह जाकर जागरूक कर रही हैं कि किस तरह से वे डेंगू के डंक से बच सकते हैं और किस तरह से डेंगू के मच्छर का लार्वा पनपने से रोका जा सकता है। इसके अलावा सरकारी विभाग द्वारा जगह जगह पर फॉगिंग करवाने की भी व्यवस्था करवाई गई है। इसमें जो निजी संस्थाएं हैं सामाजिक, वे भी सहयोग कर रही हैं स्वास्थ्य विभाग का। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से ये अपील की गई है कि वे कोरोना के बाद अब डेंगू से डरे नहीं, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है और तमाम एहतियात बरतने की बात कही गई है। और साथ ही साथ एक विशेष निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया है कि यदि बुखार हो तो लोग अपने प्लेटलेट्स की जांच करवाएं और ऐसे में यदि 1 लाख से कम प्लेटलेट्स आती हैं तो डेंगू की जांच करवाकर उसका इलाज अवश्य करवाएं, अन्यथा वायरल के मरीज डेंगू मानकर जो है वो परेशान ना हो और साथ साथ जागरूकता बरते ताकि कोरोना की तरह फरीदाबाद में डेंगू पैर ना पसार सके। डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। आज दिन नए मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 26 सितंबर से लेकर अभी तक 14 नए मामले सामने आ चुके हैं और मामलों की संख्या 42 हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई है। इसी को लेकर डोर टू डोर टीमें जाकर घर में लारों की जांच कर रही है। अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी दिया जा चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड भी बनाया, जहां पर 30 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर कोई क्रिटिकल मरीज आता है तो वहां पर उसको एडमिट किया जाएगा। साथ ही साथ प्लेटलेट को भी लेकर खासा इंतजाम किया गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अगर किसी को बुखार हो तो वो जाकर स्थानीय अस्पताल में जाकर जांच करा सकता है, जिससे कि डेंगू जैसे खतरनाक मच्छर के डंक से बचा जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और लोगों को जागरूक करने में भी लगा है। अब ऐसे में डेंगू पर कब तक अंकुश लग पाएगा? जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ी हुई है। बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, वहीं स्वास्थ्य विभाग मरे हुए लोगों को भी वैक्सीन लगवा रहा है। मामला बहादुरगढ़ के आदर्श नगर का है। आदर्श नगर पीएचसी से जुड़ा हुआ है। आदर्श नगर की रहने वाली सुमित्रा देवी को मौत के करीबन 4 महीने बाद कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई। मामला सामने आने पर मृतका के बेटे ने स्वास्थ्य विभाग से जांच की डिमांड की है। उनका कहना है कि उनके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी मामला सामने आने के बाद जांच की बात कही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अपना बचाव करते हुए इतना जरूर कहा है कि किसी लाभार्थी ने, यानी कि जिस कोरोना वैक्सीन लगवाने आए किसी व्यक्ति ने गलत मोबाइल नंबर दिया, जिसके कारण ऐसा हुआ है। गांव औरंगाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। जहां मृतक नरेश ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या की है, वहीं अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। सभी के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए पलवल सिविल अस्पताल भेज दिया है। इस मामले को लेकर जहां गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं, वहीं पुलिस मामले के गांव पिपली खेड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार की दोपहर के बाद 2 छात्र गुटों में विवाद हो गया। विवाद का कारण बेंच पर बैठने को लेकर था। इस हादसे में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो दोनों गुटों में कहासुनी हो गई और कहासुनी में 11वीं कक्षा के छात्र इमरान व उसके सगे भाई समीर को चाकू मार दिए। गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों को परिजनों ने गन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए दाखिल करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया। उपचार के दौरान छात्र इमरान की मौत हो गई, जबकि उसके भाई समीर की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतक इमरान के भाई समीर की शिकायत पर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। किसी हालत व घटना को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों का आपस में केवल झगड़ा इतना था कि बेंच
पर बैठने को लेकर कहासुनी हो गई और शिक्षकों को क्या पता था कि यह मामला यहाँ तक बढ़ जाएगा और एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राई विधानसभा क्षेत्र में इस बार अधिक बारिश होने की वजह से फसल बर्बाद हुई और अकबरपुर बारोटा ग्रामीणों ने प्रशासन पर जमकर नाराजगी जताते हुए कहा कि जल्द से जल्द गिरदावरी हो और इस पानी का समाधान हो ताकि अगली फसल बो पाए, क्योंकि लगातार जैसे बारिश हो रही है तो सब्जी की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है और देश पर जैसे लगातार महंगाई का बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो रेलवे लाइन है वो यहाँ से गुजरती है और अधिक बारिश का पानी कभी रेल का कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ग्रामीणों ने भी ये भी आरोप लगाया और लगातार ग्रामीणों ने कहा कि शासन और प्रशासन मुकदई बना हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस बात को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। अकबरपुर बारोटा राई विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा गांव है जिसमें काफी बड़ी जमीन है, जो सब्जी की फसल करते हैं, फूलों की फसल करते हैं, लेकिन जो अब की बार ग्रामीणों में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भिवानी में फिट फॉर इंडिया मूवमेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें कई प्रतिभागियों ने भाग लिया और एक संदेश दिया कि शारीरिक श्रम काफ़ी ज़रूरी है। इस कार्यक्रम को चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल के द्वारा करवाया गया था, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य उपस्थित हुए थे। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि हार्ट की बीमारी भिवानी ही नहीं पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। पहले जो 13% हुआ करती थी अब वो 23% हो गई है। उन्होंने कहा कि शरीर के लिए शारीरिक श्रम या खान पान काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए अच्छा खान पान प्रत्येक व्यक्ति को खाना चाहिए ताकि हार्ट की बीमारी ना हो। उन्होंने कहा कि आज का जो समय है उसके अंदर पैक्ड भोजन, यानी कि ऐसा भोजन जो कि तला हुआ या फिर जिसे फास्ट फूड भी कहा जाता है, इस तरह के भोजन से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि ये भोजन हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि फिट फॉर इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और आज उसी के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नारनौल के राजकीय उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आज शुरू हो गया है। 2 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर लगभग 90 टीमें भाग लेंगी और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगी। आज पहले दिन 6ठी से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम का कंपटीशन रहा, तो वहीं कल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं का सांस्कृतिक कंपटीशन यहां करवाया जाएगा। अब इस कंपटीशन में किसका भाग्य खुलता है और कौन इस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, ये कल शाम तक पता चलेगा। सोनीपत शहर में अलग अलग रोड के हालात काफ़ी बदतर हैं और इसको लेकर एक युवक द्वारा अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया गया है, जहां युवक सोनीपत के गांधी चौक के नज़दीक सेक्टर 14 की मार्केट के पास गड्ढे में बैठ गया और लगातार हर आने जाने वाले वाहन चालक को जो है गड्ढों के बारे में अवगत कराया। साथ में ही उन्होंने जिला प्रशासन समेत स्थानीय विधायक, सांसद और मेयर का भी ध्यान आकर्षण करने के लिए माइक के जरिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और वहीं प्रदेश सरकार से भी उन्होंने गुहार करी है। और वहीं युवक कई घंटों तक गड्ढों के बीच बैठकर धूप में प्रोटेस्ट करता रहा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर ऐलान हो चुका है। यहाँ पर 4 उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 चैनल जनता टीवी अर्की मुख्यालय पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने पहुंचा है, जहां पर लोगों की राय जानी जाएगी कि वह किन मुद्दों को लेकर अपने इस बार उम्मीदवार को अपना वोट देंगे। चले फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।